इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट है, जिसका एक सारांश के तौर पर एक बैलेंस शीट उसमें प्रस्तुत की गई है, जो आपके जानकारी के लिए अभी आपके सामने है। आप उसका अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे और विस्तृत एक एक ट्रांजैक्शन की जानकारी, एक एक इन्वेस्टमेंट की जानकारी, एक एक इंटरेस्ट जो हमने दिया है, जो पेमेंट किए, वो सारी जानकारी पूर्ण रूप में इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उपस्थित है, जो भी आपकी सुविधा के लिए हम आपको देने वाले हैं। जो इस समय भोपाल में रहते हैं, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है और अभी भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। यद्यपि उन्होंने हमें ब्रांच एक्सपेंशन के लिए काफी प्रेरित किया है, कुछ कारणों से अभी हम 2 ब्रांचेस में ही काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में इसी वर्ष से निश्चित तौर पर उनके आदेश का पालन होगा। आदरणीय गुरुजी श्री मन्नत बाबा जी, हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने 2017 में 6 जून 2017 को इसका विधिवत एक भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से जब लाइसेंस मिला था, तो उसके बाद 20 अक्टूबर 2017 से विधिवत इस कार्य प्रारंभ हुआ। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज के उन वर्गों तक जाएं जिनको वास्तव में बैंकिंग परियों में नहीं आते हैं। आमतौर पर आप बैंकों में जाएंगे तो बड़े ग्राहकों के लिए तो सभी बैंक उपस्थित हैं, जो भी वो कागज जितने भी प्रकार के रहते हैं वो मांगते हैं, वो दे दिया करते हैं, या उनकी सेवाओं के लिए बैंक उनके पास भी डोर स्टेप पर भी जाते हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिस तक बैंकों की पहुंच आज भी नहीं है। अभी कोरोना के दौरान एक चीज देखने में आई कि बहुत सारे जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स जिनको हम कहते हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और वो ऑलमोस्ट जॉबलेस हो गए। एक बहुत बड़ी समस्या इस दौरान समाज में देखी, लोगों को काम नहीं करने दिया गया, लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में कैद हो गए। उस समय हम और आपको समस्या नहीं आई, क्योंकि हम और आप वेल टू डू थे, ईश्वर की कृपा थी हमारे ऊपर, हम अपने घरों में रहे,
2 महीने का जो भी लॉकडाउन पीरियड हमने 2 साल 2 बार देखा। उस दौरान सबने अपने अपने घरों में बढ़िया व्यंजनों का भी आनंद लिया, छुट्टी का भी आनंद लिया, बहुत सारी ढेर सारी मूवीज भी उस दौरान हमने देखी। लेकिन आप जरा कल्पना करिए उन लोगों के बारे में जो जिनके लिए रोज कमाना रोज खाना ही होता है, यदि वो आज नहीं कमा पाए तो आज खाएंगे क्या? उनके साथ समस्या कितनी बड़ी आ गई। इस पर किसी बैंक का ध्यान नहीं गया। किसी बैंक ने आज तक मुझे नहीं लगता कि उन वर्गों को रेखांकित करते हुए कोई भी योजना मार्केट में लॉन्च की हो। आप बता दीजिए, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, कोई भी एक योजना मुझे बता दीजिए जो उस वर्ग को रेखांकित करती हुई योजना मार्केट में आई हो कि जो लोग जॉबलेस हो गए हैं, जिनका काम धंधा बंद हो गया है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो बिल्कुल जो जिनको की जब भोजन वितरण होता था तो भोजन वितरण पर वो आधारित हो गए थे, उस तरह के लोग थे। उनकी पर कोई भी योजना आज भी नहीं है। जैसे भी सरकारें दावा करती हैं बहुत सारी योजनाओं की, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। जब वो ग्राउंड रियलिटीज पे आती है तो वो पेमेंट फाइनेंस हो नहीं पाता। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया उस दौरान और नया सेक्टर एक लॉन्च किया, ई रिक्शा फाइनेंस का। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज नहीं थी, लेकिन चुकाने का उनके पास वो था, ईमानदारी थी चुकाने की। और जो भी उनके पास बेसिक उनके कागज थे, जमीन उनके पास जिस मकान में वो रहते थे या जिस जगह को वो रहते थे उनके कागज उनके पास होते थे। कोई छोटी छोटी LIC पॉलिसी रख लेता है, जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, उन सारी सिक्योरिटीज को हमने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद उनको हमने रीलॉन्च किया। उन सारे लोगों को हमने ई रिक्शा फाइनेंस करनी शुरू की और हमारे जैसे डीलर यहाँ रावत जी बैठे हुए हैं, ऐसे और भी कई डीलर्स हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की इस सेक्टर को लॉन्च करने में। और आज आप देखिए इस शहर में ऑलमोस्ट ई रिक्शा ने जो हमारे ऑटो और टेम्पो होते थे उनको रिप्लेस कर दिया है। 90% से ज्यादा ई रिक्शे आज इस शहर में चल रहे हैं। और आपको विश्वास आपको मैं कराना चाहता हूँ कि जो 90% ई रिक्शे चल रहे हैं उसका मैक्सिमम मेजोरिटी 90% हमने फाइनेंस किए हैं। हर दूसरा रिक्शा हमारा है। इस शहर में जितने रिक्शे चल रहे हैं हर दूसरा रिक्शा हमारे फाइनेंस पर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर एक बार कलेक्टर साहब ने भी, संदीप जी साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इसको अप्रिशिएट की। बात उन्होंने इस तरह से बोली कि रिक्शे इतने सारे आ गए हैं कि ट्रैफिक समस्या पैदा हो रही है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उन लोगों को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी चीज है शहर में पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो भी पॉल्यूशन फ्री। इतने सारे, आप सोचिए जरा, अगर इतने सारे ऑटो चल रहे होते जितने ई रिक्शे चल रहे हैं तो शहर के पर्यावरण की हालत क्या होती। धुआं का जो पेट्रोल का जो या डीजल का जो धुआं होता है वो बड़े शहरों में आप जाके देखिए, यदि सफेद शर्ट आप पहनकर रोड पर निकल जाए तो शाम होते होते वो नीली हो जाती है। इतना पॉल्यूशन शहरों में दिखाई देता है। दिल्ली जैसा महानगर इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हमारे शहर में अब ये समस्या नहीं है। और उसका रीजन ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बाई एंड लार्ज वो ई रिक्शे पर आधारित हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रयास हुआ, एक स्टेप हम आगे बढ़े उन लोगों के लिए, क्योंकि उस समय पर किसी भी बैंक ने, किसी भी जो फाइनेंशियल यूनिट्स है उनको फाइनेंस नहीं किया था। और आज जो है अब तो देखा देखी ग्रामीण बैंक ने भी उस काम को चालू कर दिया, इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक था उसने भी चालू कर दिया, मध्यांचल बैंक ने भी चालू कर दिया। बहुत सारे धीरे धीरे बैंक इसमें आने लगे, सबने काम चालू कर दिए। कुछ सुना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ ई रिक्शे फाइनेंस किए हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने भी ई रिक्शे फाइनेंस किए हैं। मेरे बगल में जहाँ हमारा सागर रोड पर ऑफिस उसके बगल में पंजाब सिंध बैंक है, उन्होंने भी कुछ ई रिक्शे फाइनेंस किए। तो ये ग्रेजुअली है, ये तो भी बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने बंद भी किए, क्योंकि इसमें ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत ज्यादा है। ये रिक्शे फाइनेंस कराना तो सरल है, लेकिन रिकवरी रेट थोड़ा सा कमजोर था, क्योंकि वो जो आदमी है जो उस रिक्शे को चला रहा है वो बहुत गरीब आदमी है, तो उससे रिकवरी लाना भी डिफिकल्ट होता है। और ये लोग उस पैशन से रिकवरी नहीं कर सकते जिस पैशन से हम लोग रिकवरी करते हैं। आज आप यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हैं और हमारे जो रिकवरी स्टाफ है उसने आज भी भर्ती करी है। आज भी 2 या 3 लोगों से EMI वो लोग कलेक्ट करके यहाँ बैठे हुए हैं। ये उनका कमिटमेंट है। जब इस स्तर पर हम कमिटेड होंगे तो नेचुरली किसी भी सेक्टर से आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाते हैं। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, जो कमिटमेंट हमारा स्टाफ हमारे साथ दिखाता है। ये हमारे माननीय निदेशक हैं श्री अनंतराम चौबे जी, जिन्होंने हमें स्वागत भाषण दिया। मेरी माता जी श्रीमती सुधा चौबे, जो कि हमेशा से मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की उंगली पकड़कर
जीवन में जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और वो आज हमारी आज की प्रेरणा स्रोत है। वो हमारी मानव निदेशक भी हैं श्रीमती वर्षा चतुर्वेदी, हमारी अर्धांगिनी है, और आदरणीय भाई साहब सुधीर शर्मा जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक प्रख्यात नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हैं, और इनका जो मित्र वर्ग है वो बहुत विशाल है, और मेरे ऊपर उनकी बड़ी अहद की कृपा रहती है। मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कहीं कोई संपर्क ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और आज भी अनवरत विश्वास उनका हमारे ऊपर रहता है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका विश्वास हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये हमारे कुछ ट्रेडर प्रोडक्ट हैं जो एज निधि कंपनी जब हम काम करते हैं तो हमारे अपने जो जिन लोगों को बैंक अकाउंट होल्डर बनाता है उनको हम पहले अपना सदस्य बनाते हैं, वो मेंबर बनाए जाते हैं। पहले मेंबर होने के नाते उनको हम कुछ सेविंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक प्रोडक्ट उनको बताते हैं कि जैसे वो हमारे यहाँ भी बचत खाता खुलेंगे तो उनको कितना इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। यदि कोई बचत खाता मान लीजिए सामान्य तरीके से खोला जाता है जिसमें 1000 रुपए के बैलेंस है उसको खुलवाते हैं तो उस पर 4% का ब्याज हम देते हैं, और ये 6 मंथली बेसिस पर आता है। हर 6 महीने में उनके अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। इसके बाद अगर आप मिनिमम 5000 रुपए से उस सेविंग अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, रखते हैं उसमें, तो उस पर 6% का ब्याज है। यानी एक तरह से ये स्थिति ऐसी थी कि कुछ समय पहले तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एफडी दे रहा था 1 साल की मिनिमम, वो 6% के रेट पर दे रहा था, और हम उस अकाउंट को उसको हम अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू दे रहे थे। दोनों में अंतर ये था कि एफडी 1 साल के पहले आप उसको मैच्योर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो सेविंग अकाउंट था वो कभी भी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते थे। अनलिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटीज उसमें हमने दे रखी है। तो 6% का सेविंग अकाउंट है। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो 10% तक के हैं, जो 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि के हैं। डेली डिपॉजिट जो होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं, उनको साल भर में हम पैसा भी रिफंड करते हैं। उसमें 6% से लेकर 9.5% तक का एक रेगुलर इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो आमतौर पर 100 रुपए या 200 रुपए वो अपनी सुविधा से दे दिया करते हैं। एक डायरी उनकी मेंटेन हो जाती है, उसमें वो एंट्री हो जाती है, और साथ में उनकी पासबुक रहती है, इलेक्ट्रॉनिक पासबुक, जो उसको मेंटेन करते हैं, और SMS अलर्ट भी उनको दिया जाता है जिसके माध्यम से उनके पास पूरा डेटा रहता है अपना। और 1 साल के बाद 370 दिन में वो मैच्योरिटी 1 साल की होती है और उनको पैसा रिफंड करते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है वो अप टू 10.75% तक के हैं, जिसमें ये जो 0.75 का जो एडिशनल है ये सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए है। आमतौर पर अभी 10% के रेट पर हम फिक्स डिपॉजिट दे रहे हैं। एक हमारे पास MIS प्लान भी है, मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम जो कि आमतौर पर एक मुश्त पैसा कोई जमा करता है तो हर महीने उसको एक नेचुरल इंटरेस्ट जो 10% तक हो जाता है मंथली, वो हम उसको अलॉट करते हैं। और इसके बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी वो अपना रिफंड लेना चाहता है तो वो सारा मूल प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिफंड हो जाता है। अभी 1-2 ऐसे प्लान रहे जिन्होंने लिए और 5 साल पूरे होने के बाद उन्होंने पूरा रिफंड ले लिया तो वो पूरा पैसा उनको मिल भी गया। ये हमारी इस बार की नोटिस एक परंपरा ये है, भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि जब भी आप वार्षिक आम सभा का आयोजन करते हैं तो आयोजन के 25 दिन पहले आपको नेशनल न्यूज़पेपर्स में और लोकल न्यूज़पेपर्स में इस आशय का एक नोटिस जारी करना होता है कि हमारी मीटिंग कब होने वाली है और उसमें कौन कौन से विषय इसमें रखे जाएंगे। आमतौर पर प्रतिवर्ष जो मीटिंग होती है उसमें हम 31 मार्च तक की स्थिति में जो हमारा वार्षिक लेखा जोखा है, जो भी हमारे काम हुए हैं उन सबका लेखा जोखा रखा जाता है और आप ही लोग के सामने वो रखा जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑडिट रिपोर्ट अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ये ऑडिट रिपोर्ट उपस्थित है और कुछ प्रतियां मैं अभी आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं कि आप भी उसको पढ़ें। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसी को कंसाइज फॉर्म में इस प्रेजेंटेशन में रखा गया है। तो आप चाहें आपके परियों के लिए ये ऑडिट रिपोर्ट हमेशा हमारे कार्यालय में उपस्थित रहती है, कभी भी आप आकर इसको अध्ययन कर सकते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा हर इन्वेस्टर, हमारा हर मेंबर इस रिपोर्ट को एक्सेस करता है। उसे कोई स्पेशल RTI लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आमतौर पर सरकारी कार्यालय में होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो RTI लगाएगा तो देंगे नहीं। कोई RTI की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आइए और हमसे ऑडिट रिपोर्ट मांगिए, उस ऑडिट रिपोर्ट को साहस हम आपको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व भी है।
और यही सरकार हमसे चाहती है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई जाती है कि रोज रोज कई बार समय नहीं होता हमारे पास कि हम आप तक पहुंच पाए। एक सामान्य मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें हम ये रिपोर्ट का कंसाइज फॉर्म, पूरा जो सारांश है वो सारी इसमें रख देते हैं आपकी समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर समझें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ किया है या जो भी हमारे साथ आपका व्यवहार है वो किस तरह का है, उसमें सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो ये ऑडिट रिपोर्ट अभी आपसे अनुमोदन भी कराया जाएगा और बाकायदा आपसे सदन में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई बिल पास होता है तो लोग हाथ उठाते हैं, तो ऐसे आप लोगों से भी आग्रह मैं करूंगा कि आप जब ये पूरी प्रेजेंटेशन सुन लें तो इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए आप हाथ उठाकर इसका अनुमोदन भी करेंगे। तो इस तरह इंग्लिश नोटिस भी होता है जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में दिया जाता है। उद्देश्य ये है कि हर प्रकार के आपके पास जो आपके मेंबर हैं वो हर प्रकार के हो सकते हैं, इंग्लिश नोइंग भी हो सकते हैं और हिंदी नोइंग भी होते हैं, तो सभी को एड्रेस करने के लिए ये नोटिस भेजे जाते हैं। इसके अलावा आजकल व्हाट्सएप फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये व्हाट्सएप भी हमने पहुंचाया है। शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसके पास ना पहुंचाओ, अन्यथा 90% लोगों के पास आज व्हाट्सएप पहुंच चुका है। और ये जो इसका जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये बाकायदा टेलीवाइज हो रहा है, ये इसका वीडियो बनाया जा रहा है और ये YouTube के ऊपर एक लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो YouTube पर पर्सनल आपके मोबाइल नंबर के ऊपर इस लिंक को भेजा जाएगा। पूरी प्रस्तुति आप अपने घर पे बैठकर मोबाइल में पूरा प्रेजेंटेशन YouTube पर जाकर देख लें। ये सारी व्यवस्था हर स्तर पर पारदर्शिता बनाई जाती है कि हर चीज आपकी परिव्यू में रहे, आपको नॉलेज रहे, ताकि ये विश्वास रहे कि ये कंपनी आपकी कंपनी है। आज प्रेजेंटेशन भी जो मैं देने वाला हूं उसमें भी ये लिखा गया है दिस इज योर कंपनी, तो आपकी कंपनी की तरफ से आपका प्रेजेंटेशन में आप ही को समर्पित कर रहा हूं। ये देखिए पिछले साल का मतलब ये जो हमने 31 मार्च 2023 तक जो काम किया है उसमें टोटल अगर हम बात करें तो मैंडेटरी ये होता है किसी भी निधि कंपनी के लिए कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 200 नए सदस्यों को जोड़े। हमने पिछले साल 347 लोगों को अपने साथ, नए लोग हैं, ये पुराने अलग हैं। आज करीब करीब अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो 4000 मेंबर का हमारे पास आज की डेट में है। ये पिछले साल जो 31 मार्च 2023 तक 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2030 तक टोटल 347 मेंबर हमने जोड़े हैं। पहले क्वार्टर में अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से शुरू होकर और जून में खत्म होता है उसमें 106 नए मेंबर हमने नए बनाए थे। सेकंड क्वार्टर में जो कि जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक जाता है, यानी ये अभी जो आज खत्म हो रहा है ये सेकंड क्वार्टर है, दूसरी तिमाही, उस तिमाही में हमने 109 नए मेंबरों को बनाया था। तीसरा क्वार्टर जो अभी अक्टूबर में शुरू होगा और अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक जाएगा उसमें 71 नए मेंबर हमने बनाए थे। और फोर्थ क्वार्टर जो है जो जनवरी, फरवरी और मार्च में होता है, JFM जिसको फाइनेंस की लैंग्वेज में JFM कहा जाता है, वो 300 टोटल जो 347 उसमें से 61 मेंबर हमने तब बनाए थे। तो इस तरह से हर क्वार्टर की मेंबरशिप है और 347 टोटल मेंबरशिप हमारी इसमें हुई है जो नॉर्म्स से ज्यादा है। अगर हम इसको ईयर वाइज एनालिसिस करें तो फिलहाल अगर हम बात करें 2021 में जबकि कोरोना की शुरुआत हुई थी, 2022 में जब कोरोना अपने पीक पर था उस दौरान भी हमने काम किया और पूरी कोशिश करी कि उस दौरान भी, जबकि गवर्नमेंट ने हमें कोई रिलैक्सेशन भी नहीं दिया था, तो भी हमने 2022 में 227 नए मेंबरों को जोड़ा था, 2021 में 323 लोगों को जोड़ा था और अब 2023 में हमने जाकर 347 लोगों को जोड़ा है, जो अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। अब बात करते हैं हम कि हमारे पास पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनफ्लो हुआ, जो पैसा हमारे पास आया वो किस तरह से आया और किन किन फॉर्म्स में आया। तो उसमें सेविंग अकाउंट भी शामिल है, फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है, रिकरिंग डिपॉजिट भी शामिल है, डेली डिपॉजिट भी शामिल है और MIP जैसे मैंने बताया मंथली इनकम प्लान वो भी शामिल है। तो जहां से जो आया है और फिर हमने उसका कैसे किया, आउटफ्लो का मतलब होता है वो पैसा जो हमने लोगों को बांटा है। दोनों चीजें साथ में चलती है। बैंकिंग सिस्टम में आप सभी जानते हैं कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चालू रहती है, लोग जमा भी करते हैं और निकालते भी हैं। तो ये नहीं कि केवल जमा भर किया है, उसको बांटा भी है ताकि वो सिस्टम लाइव रहे और उसका एक प्रॉपर सिस्टम बने। अप्रैल में अगर हम बात करें तो हमने करीब जो हमारा इनफ्लो था
75,83,538 रुपए का था, और जो जिसका हमने पेमेंट भी लोगों को किया है 65,23,634 रुपए का। मई में ये बढ़ के 83,65,179 हो गया, और इस दौरान पेमेंट हमारा बढ़ा। मई में 88,39,187 रुपए का हमारा पेमेंट भी हुआ है। जैसे आरडी मैच्योर हो गई, किसी की फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया, ये सारे पेमेंट्स भी उसमें चले जाते हैं। ये सब पेमेंट कहलाते हैं, इन्हीं को आउटफ्लो अमाउंट कहते हैं, जो हमारे सिस्टम से पैसा बाहर जाता है। जून में 76,43,768 रुपए का हमने इस दौरान हमारे पास डिपॉजिट आया, और 72,23,264 रुपए का हमने पेमेंट भी किया है। जुलाई में ये फिर थोड़ा बढ़ा, 78,17,278 रुपए का हमारे पास पेमेंट आया। हमने अलग अलग डिपॉजिट जो हमारी स्कीम है उनके अंतर्गत ये पेमेंट पूरे महीने भर में इकट्ठा किया, और पेमेंट जो हमारा हुआ है वो 83,56,983 रुपए का पेमेंट किया है। अगस्त में 61,41,833 रुपए का जो हमारे पास इनफ्लो हुआ, यानी हमारे पास रिसीविंग हुई, और 60,59,357 का आउटफ्लो हुआ, यानी वो पेमेंट हमने किया है। सितंबर महीना जो है वो थोड़ा सा स्लगिश इसलिए रहता है कि आमतौर पर एक दो तिमाही खत्म होती, छमाही का समय रहता है, तो 42,34,467 रुपए का अमाउंट हमारे पास आया, और 41,44,234 रुपए का पेमेंट हमने इस दौरान सितंबर में किया। इसके बाद अक्टूबर में हम बात करें, ये फिर थोड़ा बढ़ा, 59,72,847 ये हमारा अमाउंट जो है वो इनफ्लो आया, यानी जो पैसा हमने रिसीव किया, और जो हमने बांटा है वो 56,51,411 रुपए हमारा पेमेंट भी गया है। नवंबर में ये बढ़ के 68,88,003 रुपए, और आउटफ्लो यानी जो पेमेंट हमने किया 66,58,927 रुपए का। दिसंबर में 97,88,866, करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है फिगर, और पेमेंट हमारा हुआ 84,50,217 रुपए का। जनवरी में 80,45,000 रुपए का हमारे पास इनफ्लो हुआ, यानी डिपॉजिट आए, और 87,23,825 रुपए का हमने पेमेंट भी निपटाया है। फरवरी में 69,35,044 रुपए का इनफ्लो हुआ, और इस तरह से पेमेंट भी हुआ 69,76,806 रुपए का। ये हमारा फरवरी तक का रेशियो था। मार्च जो है यूजुअली लास्ट महीना होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, तो सारे ट्रांजैक्शंस बढ़ जाया करते हैं, पेमेंट भी बढ़ते हैं और रिसीविंग भी बढ़ती है। मार्च में हमारी जो रिसीविंग थी 1,57,91,388 रुपए का रिसीविंग थी, जो डिपॉजिट के रूप में हमारे पास पैसा आया। पेमेंट भी उतना ही हुआ, 1,52,01,695 रुपए। तो उस दौरान दोनों चीजें साथ में, दोनों का संतुलन बना है, पेमेंट भी आ रहा है, डिपॉजिट भी आ रहा है, और साथ में पेमेंट भी हो रहा है। इस तरह से ये सिस्टम रहा। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास जो पूरे साल अगर हम बात करते हैं तो 9,52,69,688 ये टोटल पैसा हमारे पास आया, और उसके अगेंस्ट में 9,25,52,565 रुपए हमने पेमेंट भी निपटाया है। यानी ये फिगर जो है करीब करीब अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 18-19 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ईयर वाइज अगर हम देखें इसको कंपैरेटिवली, तो 2020 के मुकाबले 2023 में सिचुएशन बढ़ी है, जबकि 2022 में ये टोटल जो हमारा पेमेंट जो इनफ्लो था वो 10 करोड़ 32,47,47,645 था, और ये अभी 9,52,69,688 है। लेकिन अगर हम और सालों की बात करें 2020-2021 की, तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। अब यदि हम आउटफ्लो की बात करें जो हमने पेमेंट किए हैं, उस दौरान जैसे 2020 में 7,54,22,188 रुपए का पेमेंट हमने निपटाया था। 2023 में ये 9,25,52,565 रुपए का पेमेंट हमने किया है। ये कंपैरेटिवली बढ़ाया, यद्यपि 2022 में इससे ज्यादा पेमेंट किया था, 9,46,83,144 रुपए का। ये थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब ये तो हमारा जो आंकड़े मैंने बताए ये डिपॉजिट और पेमेंट के थे, जो पैसा आया और जो पैसा गया। अब बात आती है जो हमारा मूल काम है। मूल काम जो निधि कंपनी को सरकार ने दिया है
एज पर एक्ट हम अगर आपसे बात करें तो वो केवल और केवल है फाइनेंस करना, और कोई काम नहीं है। ना हम कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना कहीं कोई जमीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना और किसी तरह का कोई इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकते हैं, कुछ नहीं। आपका काम केवल ये है, आप उन वर्गों तक फाइनेंस पहुंचाइए जो बैंकिंग पहलू में नहीं आते। सीधा सीधा सरकार ने उद्देश्य दिया है, तो हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि एज पर एक्ट ही काम करें, और बहुत स्कोप है काम है, क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा है। हमें जब कियोस्क भी मेरे पास एक्सपीरियंस रहा, करीब 2011 से 2017 के बीच में 2 स्टेट बैंक के कियोस्क हम लोगों ने चलाए हैं, एक देवी रोड पर और एक देवपुर तेगेला में। तो ये अनुभव उस दौरान आया हमारे सामने कि वाकई में आप देखिए, वृद्धावस्था पेंशन जब हम बांटा करते थे तो ऐसी ऐसी महिलाएं निकल के आती हैं जो उसी पर आधारित है। सरकार उनको 600 रुपए महीना दे रही थी, तो 600 रुपए के लिए वो आधारित है। 600 रुपए अगर उनको नहीं मिलते तो बेचारी गरीब महिलाएं वो हो जाती। बहुत सारी सोशल सर्विस स्कीम है जो सरकार लॉन्च करती है, और वो ऐसे लोग हैं जो बैंक के नाम पर केवल इतना ही है कि उनको 400 रुपए बच्चों के ड्रेस के आते हैं वो मिल जाए, 600 रुपए वृद्धावस्था पेंशन के मिल जाए, या छोटे छोटे अमाउंट उनके मिल जाए। बहुत बड़ी जनसंख्या है, और उस जनसंख्या तक वाकई में बैंक की पहुंच नहीं है। इसलिए हम लोग केवल और केवल अपने उद्देश्य को पकड़ कर चलते हैं कि सरकार ने हमें उद्देश्य दिया, बाहर से भले वो छोटा दिखाई दे, लेकिन अंदर जब आप उस उद्देश्य के जाते हैं तो बहुत बड़ा एक सेक्टर है, बहुत बड़े संसार है, बहुत बड़ा, जहां तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। इस तरह से उन वर्गों तक हमने ऋण को पहुंचाया है और उनसे सक्सेसफुली रिकवरी भी की है, जिसको हम आपको अभी बताना चाह रहे हैं। अप्रैल में अगर हम लोन की बात करें तो 9,20,000 रुपए का फाइनेंस हमने किया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोन देना तो सरल है, लेकिन उसका वसूलना कठिन है, और जब देना होता है तो बहुत सारे हमें सिक्योरिटीज हमें भी देखनी होती है, क्योंकि हम भी पब्लिक अमाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप भी लोगों से वो पैसा हमने लिया हुआ है और आप भी लोगों को हमें लौटाना भी है। तो बहुत संभव है कि उन लोगों तक प्रॉपर हम उसकी रिकवरी करें, इसलिए सिक्योरिटीज के साथ लोन दिया जाता है। 9,20,000 रुपए का हमारा ये लोन हुआ था। रिकवरी 20,62,989 रुपए की थी। मई में जो लोन अमाउंट था वो बढ़ के हुआ 15,90,000, और रिकवरी हमारी 22,36,242 की थी। जून में लोन अमाउंट बढ़ के हो गया 24,85,000, और रिकवरी हमारी थी 21,43,271 रुपए की। जुलाई में जो हमारा लोन अमाउंट था, जो रिकवरी थी, दोनों के अलग अलग आंकड़े हैं। रिकवरी हमने 20,75,478 रुपए की, और जो हमारा लोन बांटा गया वो 23,51,000 रुपए का था। अगस्त में जो हमारी रिकवरी थी वो 22,72,836 रुपए की थी, और लोन हमने 11,16,000 रुपए के बांटे। सितंबर में ये 18,27,307 रुपए की रिकवरी हुई, और उस दौरान हमने जो लोन बांटा है वो 7,07,000 रुपए का बांटा है। फिर अक्टूबर में 19,90,000 रुपए की रिकवरी हुई, 19,90,324 रुपए की, और 6,93,000 रुपए के लोन बांटे हमने। नवंबर में यह आंकड़ा फिर बढ़ा, 19,67,605 रुपए की रिकवरी हुई, और लोन हमने 9,95,000 रुपए के बांटे। दिसंबर में 24,63,441 ये हमारी रिकवरी थी, और इस दौरान जो हमने लोन अमाउंट बांटा है वो 22,43,000 रुपए का बांटा है। जनवरी में जो हमारी रिकवरी थी 18,69,423 रुपए की थी, और इस दौरान लोन अमाउंट 18,51,200 रुपए का था। फरवरी में 20,98,811 रुपए की रिकवरी थी, और 17,93,000 रुपए का हमारा लोन अमाउंट था। मार्च में ये फिगर थोड़ा बढ़ा, रिकवरी हमारी 23,63,018 रुपए की हुई, और लोन अमाउंट 28,61,000 रुपए का, 28 लाख रुपए के हमने टोटल उस दौरान लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस तरह से टोटल जो लोन हमने बांटा है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल 22 से और मार्च 23 तक, 1,96,05,200 रुपए का, 1,96,05,000, और टोटल रिकवरी जो हमने कलेक्ट की 2,53,70,745 रुपए की है। अब यदि हम इसको इस तरह से भी देखें कि हमने नंबर ऑफ लोन कितने बांटे हैं, तो पिछले साल 194
लोन हमने बांटे, 194 केसेस हमने किए, तो 2022 के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि 2022 में 162, 2021 में 170 और 2020 में 199 टोटल लोन बांटे थे। तो 2020 के बाद ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर था 2023 में, जब हमने 194 ऋण प्रकरणों को स्वीकृत कर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। उनमें जो अमाउंट हमारा इन्वॉल्व था 2023 में, जैसे बताया, 1,96,05,200 रुपए का अमाउंट था, जो 2020 के मुकाबले कम है। 2020 में स्टार्टिंग में 2,28,10,000 रुपए तक के लोन बांटे, लेकिन अब इस साल फिर हम इसको बढ़ाने के प्रयास में और काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। इस सत्र की भी हम आपको जानकारी देंगे, जो अभी हमने 1 अप्रैल से और अभी 27 सितंबर, आज 29 सितंबर है, 2 दिन पहले तक की जो हमारी प्रोग्रेस है वो भी अभी आपके सामने रखी जाएगी कि किस तरह से हमने उसको किया हुआ है। अगर हम लोन रिकवरी का फिगर देखें, आप इसको देखें तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। अगर 2020 में 1,21,93,840 रुपए की रिकवरी थी, तो ये बढ़कर 2,53,70,745 रुपए पहुंच गई। ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और ये हमारा प्रयास है, और यही चूंकि मेन हमारा आगे बढ़ने का जरिया है कि ये लगातार इस पर काम हो। और ये हमारे जो रिकवरी के लोग हैं, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, उनके लिए भी एनालिसिस है कि हमें अपने काम को किस स्तर पर इसको ले जाना है। पिछले साल हम 2,53,00,000 रुपए की रिकवरी कर चुके हैं। इस बार ये आंकड़ा निश्चित तौर पर कम से कम 2.25 करोड़ तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसके ऊपर ही जाना चाहिए। अब ये एक कंपैरेटिव स्टडी आपको हम करने वाले हैं, जो पिछले साल अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2022 तक जो हमने काम किया था, उसके कंपैरिजन में, और अप्रैल 23 जो अभी सत्र ये चल रहा है, और 27 सितंबर तक का, इस 2 दिन पहले तक का कितना काम हमने किया है, एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे काम में कितनी कमी है या कितनी बढ़ोतरी है, और उसको अगले 6 महीने का समय है हमारे पास, उसको हम ड्रास्टिकली इंप्रूव करें ताकि और उस काम को उस लेवल पर ले जाए जो पिछले साल के था। तो जब प्रेजेंटेशन में ये चीजें जाती है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है, हम पिछले साल के कोई भी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 2022 में इस दौरान, ये अवधि आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल 22 से 27 सितंबर 2022 तक का है, पिछले साल का। 215 मेंबर हमारे बने थे, इस बार मेंबरशिप थोड़ा धीमी है, 82 मेंबर ही बने हैं। और हमें ये प्रयास करना है, जो भी लोग हमारे सेल्स के लोग हैं, कि अब इस विषय पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। अगले 6 महीने में हम ये कोशिश करें कि कम से कम जो पिछले साल का 347 का आंकड़ा है उसको हम तोड़ें। 350 के ऊपर मेंबरशिप हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे। यदि इस तरह से हम बात करें कि अप्रैल 22 में से अगस्त 22 तक कितना पैसा हमारे पास आया, और अप्रैल 23 से अगस्त 23 तक कितना आया, इन दोनों का। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अगस्त को शामिल किया, इसका भी कारण है, सितंबर क्योंकि अभी महीना चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसकी जो फिगर है वो अनऑडिटेड होते हैं। अगस्त तक का हमारा सिस्टम में ऑडिटेड होता है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें ऑडिट करके बताते हैं कि ये आपका फाइनल फिगर है, इसलिए इसमें अगस्त तक का फिगर हमने शामिल किया है कि जो पैसा हमारे पास ऑफिशियली आया है। पिछले साल इस अवधि में हमारे पास 3,78,07,058 रुपए रिसीव हुए थे, और अभी हम 5,66,03,277 रुपए रिसीव कर चुके हैं। ये हमारा इस साल का रिकॉर्ड है, जो निश्चित तौर पर पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा एक फिगर है। और ये यकीन मानिए, इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये फिगर डबल हो जाए, यानी 10 करोड़ का जो हमारा 2022 का था उसको हम इस बार तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम 50% टारगेट अचीव कर चुके हैं। पिछले साल 9,52,00,000 हमने रिसीव किया था, 5,66,00,000 को हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सेम रकम भी हमने रिसीव करी तो हम पिछले साल के जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। और यही प्रयास होना चाहिए कि हम सदा आगे बढ़े, आगे सोचें, पॉजिटिव सोचें, तभी आगे बढ़ पाए। और यही कारण है कि आज 6वीं बार हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, एक एनहांस फिगर के साथ दे रहे हैं। यदि हम पेमेंट की बात करें तो वो भी हमेशा बढ़ना चाहिए। एक सक्सेसफुल बैंक क्या होता है, सक्सेसफुल बैंकिंग में ये माना जाता है कि हमेशा दोनों में संतुलन होना चाहिए, आपके पेमेंट में और आपकी रिसीविंग में संतुलन होना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल यूनिट अगर डिस्टर्ब होती है तो केवल कहाँ होती है, जब वो पेमेंट नहीं दे पाती। आप देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सहारा के लिए या कोई भी एग्जांपल दीजिए, समस्या कहाँ पे आती है, जब पेमेंट लायबिलिटी इतनी हो जाती है और पेमेंट नहीं दे पाती। तो हमारा भी पहले दिन से प्रयास है
कि इस लेवल पर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आदरणीय भट्ट साहब बैठे हैं और भी अंकल बैठे हैं, वो बता सकते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि किसी एक सिंगल डे में उनका पेमेंट अगर डिले हुआ तो मुझे बता दें। जिस दिन उन्होंने पेमेंट मांगा उसी दिन पेमेंट हुआ, सेम डे उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट भी हुई। ये बहुत प्रयास होता है कि लाइव हो सारी चीजें, एक दिन भी हमें इंतजार ना करना पड़े और हमारे कारण उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि जब कोई डिपॉजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में विजन होता है कि वो पैसे का उपयोग कहाँ करेंगे। यदि उस समय उनको पैसा नहीं मिला तो उनका काम खराब हो जाएगा। तो यही कोशिश रहती है कि उसी समय पर सेम टाइम पर उनको सारे पेमेंट रिलीज किए जाए, इसीलिए ये प्रयास रहता है। तो आमतौर पर अगर हम बात करें 2022 में हमने इस दौरान 3,67,58,659 रुपए का पेमेंट किया था और अब इस बार हम 4,82,96,642 रुपए का पेमेंट हम इस दौरान कर चुके हैं। ये हमारे सब आदरणीय जो भी प्रथम दीर्घा में बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत बड़े विश्वास के द्योतक हैं और आज पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। ये सब पितृजन है हमारे, हम जीते जी इनका सम्मान कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि ये आशीर्वाद इनका हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमारी दुनिया में नहीं है उनका तो सम्मान हम करेंगे, अगले 15 दिन उन्हीं का सम्मान होना है, लेकिन हम जीते जी उनका सम्मान करते हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं है। और वो देते भी हैं, विश्वास जो उन्होंने दिया है इसी के कारण आज हम आगे बढ़े हैं। हम अपने लोगों को बोलते भी हैं, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा था कि भाइयों केवल अगले 5 साल मेरे साथ मेहनत करो, उसके बाद यहीं बैठ के काम ना मिले तो मुझे बताना। बस सर्विसेज में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। आपकी सर्विस जितनी अच्छी होगी लोग उतना ही आप पे ट्रस्ट करेंगे, उतने लोग आपसे जुड़ेंगे भी। क्योंकि आज भी ईमानदारी की बकत है, लोग ईमानदार व्यवहार को आज भी पसंद करते हैं। ये जमाना वो नहीं है कि लोग कहेंगे ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले पिताजी से हमने सीखा है, आज भी आपको बता दूं कि मुझे उनको फेस करने में डर लगता है, क्योंकि वो बैंकर पहले हैं, पिता बाद में। तो यही कारण है कि मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, हमेशा अलर्ट रहता हूँ, कोई भी हिसाब गड़बड़ ना होने पाए, ताकि उनकी डांट मुझे सुनने को मिले। और यही कारण है कि ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में परिलक्षित भी हो रही है। 2022 में हमने इस दौरान 94 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए थे और इस बार ये बढ़ के 105 हो गए हैं। 105 यानी करीब 11 नए लोन हमने इसमें बढ़ाए हैं और ये और बढ़ेगा। इस बार उम्मीद है, पिछले बार टोटल 194 ऋण प्रकरण हमने किए थे, तो इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा 200 के ऊपर जाने वाला है। और करीब करीब इस पूरे प्रोसेस में पिछले बार 1,96,00,000 रुपए इन्वॉल्व हुए थे। इस बार अभी मैं आपको बताऊंगा 1 करोड़ के ऊपर तो अभी हम फाइनेंस कर ही चुके हैं, यदि इसको डबल कर देंगे तो ये 2 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। हाईएस्ट अगले साल जब आपको रिजल्ट लेके आऊंगा, ईश्वर ने चाहा तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट आपको देने वाला हूं। इसमें आप देखिए जो डिसबर्समेंट अमाउंट हुआ 2022 में वो 91,69,000 रुपए का हुआ है और इस बार हम 2023 में अभी तक 27 सितंबर तक का रिपोर्ट है, ये 1,12,81,100 रुपए का लोन हम ऑलरेडी डिसबर्स इसमें कर चुके हैं। यानी अगर हम हमारे साथियों से आग्रह है कि इस तरह के ऋण प्रकरण हम बनाए कि यदि इसी को रिवाइज कर दिया तो ये 2.25 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाके टिकेगा, जो एक बहुत अच्छी अमाउंट हमारे लिए होगी। अब यदि हम रिकवरी की बात करें तो ये रिकवरी भी ऑलमोस्ट 2022 की कंपैरिजन में ही है। 2022 में जो लोन रिकवरी हमने की थी वो 1,23,96,881 की थी। इस अवधि में अप्रैल 22 से 27 सितंबर 22 के बीच में जो अभी हमारी इस दौरान 27 सितंबर 2023 तक यानी परसों तक का जो डिटेल रिपोर्ट है वो है 1,23,88,142 रुपए। ये ऑलमोस्ट बराबरी फिगर है, 7-8 रुपए का अंतर है, जो मुझे लगता है कि कल या परसों में कवर भी हो गया होगा। अब यदि हम एक प्रोग्रेसिव पर आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं। 2017 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ था और 2023 में जब हम आज यहाँ बैठे हुए हैं तो कितना हमने अपने आप को बढ़ाया है। जब 2017 में शुरू किया था तो 33,46,558 रुपए के डिपॉजिट केवल पूरे साल हमें मिले थे। नया नया माहौल था और मार्केट में नकारात्मकता भी बहुत थी, उसको तोड़कर एक कंपनी लॉन्च करने के बारे में सोचना और आगे बढ़ाना ये बड़ा काम था। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से आज की स्थिति है कि इस साल 4,61,00,000
10,616 रुपए के नेट डिपॉजिट हमारे हुए हैं, और जो पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा है। 4,33,09,200 रुपए के डिपॉजिट थे, जो बढ़कर 4,61,10,616 रुपए के डिपॉजिट हुए हैं। और उम्मीद है कि ये अगले साल आप सब लोगों का विश्वास बढ़ रहा, तो साथियों मुझे उम्मीद है कि हम 5 से 10 करोड़ के बीच में कहीं पहुंचेंगे। ये आप देखिए एडवांसेस कहलाता है वो पैसा जो मार्केट में हमारा अभी चल रहा है, यानी ये आपको फिगर इसलिए देखो कि ये फिगर 31 मार्च तक का है। इस साल के जो लोन हमने पिछले 6 महीने में दिए हैं वो इसमें शामिल नहीं है। यदि हम इनको भी शामिल कर दें तो ये सारा फिगर जो है वो 4 करोड़ के ऊपर जाकर टिक रहा है। अभी जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है हमारी, जो लोन हमारे चल रहे हैं, 2,97,92,151 रुपए का जो अमाउंट है वो अभी भी मार्केट में रनिंग है, क्योंकि जो लोन होते हैं वो आमतौर पर मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 3 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं और EMI बेस पर रहते हैं, तो इसलिए वो पैसा पूरा रिकवर नहीं हो पाता और अभी भी लोन चल रहे हैं। इस तरह से जो लोन है 2,97,92,151 रुपए के हैं, और यदि इसमें हम इस साल का फिगर शामिल कर दें जो 1,12,00,000 के आसपास है, क्योंकि वो भी अभी मार्केट में है, वो भी EMI में आ चुका है, उनकी भी EMI हम वसूल रहे हैं, तो करीब करीब ये फिगर जाकर 4,10,00,000 के आसपास हो रहा है। यानी 4,10,00,000 हमारा अभी भी नेट अमाउंट है, उस पर आप इंटरेस्ट जोड़ लें या उसके ऊपर जो हमें मिलेगा वो अलग है, ये केवल नेट अमाउंट है जो मार्केट में भी हमारा सर्कुलेशन में है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये 2,91,00,000 था। इसमें इस दौरान ये जो आपको डिफरेंस 6 लाख का दिख रहा होगा कि बहुत सारा पैसा, क्योंकि कई लोन बंद भी हो जाते हैं, कई लोन खत्म हो जाते हैं, तो वो इसमें से अमाउंट हटा दिया जाता है। केवल वो पैसा है जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट जो है रिकवरी है, जिससे हमारी EMI मिलती है, जिनको हम रिकवर करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि जो डिस्बर्समेंट हमारा हुआ है 2017 के मुकाबले 2022-23 तक, 2017-18 में जब केवल 25,45,000 रुपए के लोन हमने बांटे थे, और 2022-23 में 1,96,05,200 रुपए के लोन हमने बांटे हैं। रिकवरी को अगर हम देखें तो 2017-18 में मात्र 4,44,930 रुपए की रिकवरी आई। पूरे साल की बात कर रहा हूँ, ये 4 लाख का फिगर जो है पूरे साल का है 2017-18 में, और ये हम लोग कई साल पहले इसको सरपास कर चुके हैं। अब एक महीने की रिकवरी 20 लाख के ऊपर जाती है। और इस तरह से अगर हम बात करें 2022-23 में 2,53,70,745 रुपए की हमारी लोन रिकवरी इस साल हमने दर्शाई है आपको। ऑडिटेड फिगर है ये सारे के सारे एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च की स्थिति में 2,53,70,745 रुपए की हमारी रिकवरी रही, जो 2021-22 के मुकाबले ज्यादा है। 2,39,64,796 रुपए की रिकवरी है। करीब 14 लाख रुपए का एडवांस इसमें ग्रोथ आपको दिखाई देगा। अगर हम मेंबरशिप की भी बात करें, नंबर ऑफ लोन्स की बात करें, तो नंबर ऑफ लोन्स में आप देखिए 22-23 में 194 लोन हुए थे, और अभी तक के यदि हम हाईएस्ट आंकड़ा देखें 2019-20 में 199 ऋण प्रकरण हमने स्वीकृत किए थे, और 2022-23 में 194। अब यदि हम आज के कंपैरिजन में बात करें, इस साल हम अभी 105 ऋण प्रकरण कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये फिगर हमारा अगली बार ये रिकॉर्ड हमारा ब्रेक होने वाला है और अबाउट 200 रिकॉर्ड निश्चित तौर पर जाएंगे। मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो पिछले साल 347 मेंबर बनाए थे, यद्यपि 2 वर्ष ऐसे भी रहे 18, 19 और 19-20 जब मेंबरशिप बहुत जबरदस्त थी 868 और 862। उस कंपैरिजन में मेंबरशिप अभी नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो भी मेंबर बने या जो भी हमारे साथ जुड़े वो परमानेंट बेसिस पर जुड़े, उद्देश्य को सार्थक करें, न कि केवल खाता खोले और बाद उसको बंद करा दें। इस उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है लोगों को। एक समरी जो है इस पूरे साल की टोटल डिपॉजिट 4,61,10,616 के हैं। एडवांसेस हमारे 2,97,92,151 के हैं, और जो कैश रिजर्व है वो 1,63,18,465 का है, जो हमारे अकाउंट्स में अवेलेबल है। कैश रिजर्व का मतलब है कि वो पैसा है जो हमारे अकाउंट्स में अवेलेबल रहता है। इस दौरान निधि कंपनी ये कहता है कि बहुत सारा पैसा आपको कैश रिजर्व में भी रखना होता है, तो करीब
डिपॉजिट का 10%। डिपॉजिट यदि हमारा 4,61,10,716 का है, उसका 10% होता है करीब करीब 46 लाख के आसपास। लेकिन यहाँ पे हमने इसको बढ़ा दिया है, 51 लाख के करीब करीब हमारा जो पैसा है वो एफडीज के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट के रूप में है। और ये मैंडेटरी होता है। किसी भी बैंक की जो साइज है, आप किसी बैंक की साइज को क्या मानते हैं? उसके पास जो कैश रिजर्व है वही उसकी साइज है, क्योंकि वो जो कैश रिजर्व है वही आपको पेमेंट में मदद करता है। आकस्मिक कहीं कोई अचानक असुविधा हो जाती है तो आप अपने ग्राहकों से ये नहीं बोल सकते कि साहब वो लोन पे पैसा गया है, जैसे लोन से रिकवरी आएगी हम पेमेंट आपका कर देंगे, ये नहीं होता। वो हमारा इंटरनल सिस्टम है, लोन से रिकवरी आएगी, हम वसूलेंगे, आती है, लेकिन आपके लिए भी हमारी व्यवस्था है, आप कभी भी आए, आपका कोई भी पेमेंट है उस पर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि साहब वो लोन से पैसा हमारा दबा हुआ है और जैसे ही वो रिकवरी होगी वैसे हम कर देंगे। इससे हमारी क्रेडिट फॉल्ट होती है। तो ये इसीलिए ये कैश रिजर्व बनाए जाते हैं। यद्यपि कोशिश ये होती है कि जो ये पैसा इन टर्म्स ऑफ एफडी जमा हो जाता है वो हम उसको भी खर्च ना करें। और अभी आपको विश्वास दिलाऊं मैं, इसमें ये फिगर शामिल नहीं है, 3 लाख रुपए का एक एफडी में 3 लाख रुपए स्टेट बैंक में फिर हमने बढ़ा दिया, ये 54 लाख के आसपास एफडीज हो गई है हमारे पास। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13 लाख है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 38 लाख है। फिर कुछ आवश्यकता मुझे लगी कि अभी उतना हम फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं और अननेसेसरीली वो पैसा हमारा जो हमारे अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स, उसमें बढ़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि करंट अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो उसमें भी अभी हमने कोटक महिंद्रा में एज मेनी एज 70 लाख रुपए की 1 साल की फिक्स डिपॉजिट बनाई है वहां पर। यानी करीब करीब हम आज की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम कैश रिजर्व की बात करें 1,24,00,000 रुपए बुंदेलखंड विकास निधि का कैश रिजर्व आज की डेट में है। और इसके अलावा वो पैसा अलग है जो रनिंग में है, जिसके द्वारा हम लोगों के पेमेंट निपटाते हैं। वो ये 1,24,00,000 तो वो है कि जो हम खर्च ही नहीं कर रहे, वो केवल और केवल हमारे बैंक्स में बकायदा जमा है। उसकी एफडी सर्टिफिकेट हमारे पास ऑफिस में अवेलेबल है, आप कभी भी आकर उनको देख सकते हैं। दूसरा अमाउंट वो अलग है जो रनिंग अमाउंट है, जिससे हम आप लोगों के सारे पेमेंट निपटाए करते हैं, जिसमें आरटीजीएस या नेफ्ट जो हमें करना होता है उस अमाउंट से करते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि कभी भी कोई आकस्मिकता की स्थिति बनती है तो कम से कम हम आपके सामने जिस भाव से आज खड़े हैं उसी भाव से खड़े रहें और उसी तरह से आपकी हम सेवा करें, आपका हम कार्य करें। ये हमारा कैश इन हैंड रहता है। 31 मार्च की डेट में फाइनली जब सारे हिसाब क्लोज हुए तो हमारे पास कैश इन हैंड यानी वो पैसा जो हमारी डेबुक जब क्रिएट होती है तो डेबुक में फाइनल 31 मार्च को कितना पैसा था? 1,24,356 रुपए इन हैंड था, जिसको हम 1 अप्रैल को जो हमारा क्लोजिंग अमाउंट होता है 31 मार्च का, उसको हमारा ओपनिंग अमाउंट हो जाता है वो 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो हमारा ओपनिंग अमाउंट था वो 1,24,356 रुपए से हमने इस सत्र की शुरुआत करी थी। इसके अलावा जो पैसा है वो बैंक्स में डिपॉजिट के रूप में है और वो आपके कर्जों में है। तो इस तरह से समराइज वे में अभी फिर थोड़ा सा आइए, ये हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की स्थिति में जो आपके सामने है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। टोटल जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाएं प्लीज जी। इसको ये थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पढ़ने में ना आए क्योंकि इसको ओरिजिनल से स्कैन किया जाता है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें ये दिया हुआ है, इससे ओरिजिनल से स्कैन करते हैं। कई बार प्रिंट थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आता, मैं आपको पढ़ के इसमें बता देता हूँ। सारी चीजें लिखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी हम रिकवरी करते हैं वो कितनी हमारे पास आई। पिछले साल 59,444 रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। इसके अलावा अदर इनकम जिसमें हम कई बार कस्टमर को पेनल्टी लग जाती है, कई बार वो सेविंग अकाउंट में प्रॉपर 1,000 रुपए भी मेंटेन नहीं करता, उसकी पेनल्टी वो दे देता है। तो इस तरह से 15,314 रुपए का टोटल हमने वो इनकम की हमारी मानी गई और इस तरह से टोटल रेवेन्यू आया हमारे पास 74,759 रुपए का।
जिसके अगेंस्ट में जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो थे 59,741 रुपए के, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स रहती हैं, उनके पेमेंट, सैलरीज और जो बेसिक कमीशन होते हैं वो रहते हैं। इसके अलावा कई बार टूरिंग में हम लोग जब जाते हैं तो वो सब कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। इस तरह से टोटल जो है इसमें जो खर्च हुआ है वो 69,741 रुपए का अदर एक्सपेंसेस में आया है। पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू को देखें तो पिछले साल के मुकाबले हमारा इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल 31 मार्च 2022 को 68,349 रुपए हमारे पास हमारी इनकम थी, जो बढ़कर इस बार 74,759 रुपए हो गई है। अब यदि हम बात करें कि जो हमारी ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो हमारे खर्चे हैं, जो बताए ना 69,741 रुपए के हैं, हमारा नेट प्रॉफिट क्या रहा? नेट प्रॉफिट जो है वो 5,17,41 पिछले साल करीब 3,55,900 रुपए का था। इसमें कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं, जिससे 1,61,900 रुपए के कुछ, जिसमें हम कई बार एनपी अकाउंट्स को फर्निश करना होता है, या कुछ गवर्नमेंट की कुछ जो फीसेस रहती हैं वो हम इसमें डालते हैं, सीए का पेमेंट उसमें डाल देते हैं, जो हमारी ऑडिट फीस है वो उसमें डाली जाती है। तो इसकी प्रोविजन जो है वो 1,61,900 रुपए का हमने प्रोविजन यानी इसी पेमेंट में से किया है, जो हमारा प्रॉफिट है। इस तरह से टोटल जो है बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस है 3,39,700 रुपए का। इसमें अभी कॉर्पोरेट टैक्स भी इन्वॉल्व हो गया है, 5,200 रुपए का डिफर्ड टैक्स। और इस तरह से जो हमारा नेट प्रॉफिट पहली बार आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल भी हमने प्रॉफिट किया था, लेकिन प्रोविजन के कारण डाउन हो गया था, और इस बार ये 3,03,444 रुपए का है। अब इसमें एक फिगर आता है पर शेयर आपकी ग्रोथ कितनी है, पर शेयर इनकम क्या है आपकी। पर शेयर यदि हम बात करें तो हमारा जो एक शेयर है वो 10 रुपए का होता है। 10 रुपए में हम जो इनकम करने वाले हैं वो 34 पैसे की, यानी एक शेयर पर 34 पैसे हम अभी अगर जब भी फ्यूचर में अगले 1-2 महीने में इस पर एक मीटिंग होगी, इसमें कुछ डिविडेंड भी हम शेयर करेंगे अपने साथियों को, जैसे कि मैंने घोषणा की थी कि इस साल हम डिविडेंड भी क्लियर करेंगे, तो वो भी हमारे लिए मौका आ गया है कि कुछ ना कुछ अमाउंट जो भी हमारा एज पर गवर्नमेंट रूल्स आएगा, जो भी नीति रूल्स कहेंगे उस हिसाब से उनका डिविडेंड उनको अलॉट किया जाएगा। कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट में भी पैसा जमा किया जाता है। और इसके अलावा सरकार का ये मानना है कि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है थोड़ी सा भी, तो सबसे पहले उसको 2% CSR जमा करना होता है। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा समाज के प्रति दायित्व क्या है? सबसे पहले जिस समाज से हम कमाते हैं उसी समाज को हमें लौटाना भी है, तो CSR फंड भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, 2% पैसा उसमें भी डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको भी इसमें हम जैसे कि अभी इसमें प्रोविजन आने वाला है कि इसमें पेंशन स्कीम भी हम इसमें लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारे अनपेड पेमेंट है डायरेक्टर्स के, वो भी इसमें रिलीज होंगे। तो जो भी होगा वो सारी एक महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, और वो हम आपको सही समय पर प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे और आपके लिए जो भी बेहतर होगा बताने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2017 में जिस आंदोलन को, इस कार्य को आपके आशीर्वाद से प्रारंभ किया था, वो आज इस स्तर पर आया है कि हम आपके साथ एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर दे पा रहे हैं। आपकी एक एक पैसे का आपको हिसाब दे रहे हैं। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपका जो ये विश्वास है हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ताकि इसको और बढ़ाएं और ये ग्रेजुअली आगे बढ़े। और छोटा सा स्वप्न मैंने कभी देखा था, छतरपुर जैसे छोटे शहर में किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है। कारण यह है कि यहाँ पर कई बार क्वालिफाइड स्टाफ भी नहीं मिलता और टेक्निकल लोग तो बिल्कुल नहीं मिलते। अगर मैं आज बात करूँ कि मुझे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, तो वो भी हमारे पास उपस्थित नहीं होते। तो समस्या थोड़ी सी इस कारण को लेके है।
और ऐसी स्थिति में प्रयास करना आवश्यक होता है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है। आपका संकल्प यदि पवित्र है तो आपका कार्य भी पवित्र होगा। इसी भावना के साथ हम कार्य करते हैं और इसीलिए आज पहली बार ऑफिशियली हम इस प्रॉफिट को आपको बता पा रहे हैं। यद्यपि ये कम है, आगे ये बढ़ने वाला है, लेकिन एक शुरुआत हुई है और ये आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आएंगे। आप सब लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से सुना है, कई बार तालियों से उत्साहवर्धन भी किया है। ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने है। आपके प्रदर्शन के लिए आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यदि कहीं कोई क्लैरिटी की आवश्यकता है तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मेरे कार्यालय में आकर, जो आपका कार्यालय है, पूछ भी सकते हैं। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई संदेह हो तो कृपा करके निश्चित तौर पर संदेह को भी व्यक्त करने का मौका आपको मिलेगा। पहले जैसी कि किसी भी मीटिंग की व्यवस्था होती है कि जो भी मैंने प्रारंभ में बताया था कि जो भी प्रेजेंटेशन हम आपको देने वाले हैं उसमें आपकी सहमति, आपका अनुमोदन बहुत आवश्यक है। तो यदि आपको ये लगा हो कि जो भी प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया गया है वो पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता से हुआ है और वो सारा कुछ इसमें उपस्थित है, तो कृपा करके हाथ उठाकर इस रिपोर्ट का अपने कैमरे से सामने से एक फोटो ले ले, क्योंकि ये सारी फोटो MCA के पोर्टल के ऊपर जाने वाली है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपा करके एक फोटो ले। ये ऐतिहासिक फोटो होगी हमारी, जिसमें हम ये बताएंगे कि हाँ, सभी लोगों ने उपस्थित सभी साथ एक साथ इस रिपोर्ट को अनुमोदित किया है। धन्यवाद।